हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। सिंपल इतना। चलिए, तो आप चाहे बीए के बच्चे हो चाहे बीकॉम के बच्चे हो, आराम से आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का जो नाम है वो इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स हो। ठीक है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5वां, जिसका नाम है मनी। सिंपल। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात सर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। चालू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम आता है क्या? मनी। अब ये मनी क्या चीज है, मनी क्या भला होती है, वो आपको समझाना है। मनी क्या है? मनी वो चीज है जिससे आप कोई भी चीज खरीदते हो। मनी वो चीज है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मनी क्या है? मनी वो चीज है जो भी आपको चीज प्रोवाइड करने का काम करती है, उस हर चीज को आप मनी कह सकते हो। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है मनी की कि मनी क्या होती है। तो आप बोलोगे मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मनी वो है जो मनी का कार्य करे। हर वो चीज जो पैसे का काम करती है उसको क्या बोलते हैं? मनी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को ना भूख लगी है और मेरे को खाना खरीदना है, तो मैं पैसे दूंगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, पैसे दूंगा तो खाना मिल जाएगा। लेकिन मान लो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या मैं अपना ये जो फोन है ये फोन दूंगा तो वो मेरे को खाना दे देगा? यार भैया आराम से दे देगा। फोन तो आपका 15-20 हजार रुपए का है ना, और वहीं पे आप खाना लेने जाओगे तो वो तो 50-60 रुपए का, 100-200 रुपए का आएगा, आराम से दे देगा आपको खाना। हाँ जी। तो ऐसे टाइम पे ये जो फोन है वो किसका काम कर रहा है? पैसे का काम कर रहा है। जो चीज मैं पैसे से ले सकता हूँ वही चीज मैं फोन से भी ले सकता हूँ। तो फोन भी एक तरीके से क्या बन गया हमारे लिए? मनी। वैसे ही सेम, जैसे मैंने कोई घर ले रखा है, अब मैं घर बेचूंगा तो क्या मेरे को पैसे से जो भी चीज मैं खरीद सकता हूँ, क्या वो मेरे को घर से नहीं मिल सकती? हाँ जी, घर से भी मिल सकती है। मैं घर बेचूंगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा, घर बेचूंगा तो कपड़े भी मिल सकते हैं, घर बेचूंगा तो फोन मिल जाएगा, घर बेचूंगा तो थार गाड़ी मिल सकती है ना सर। चलिए, मतलब जो घर है मेरा वो भी किसका काम कर रहा है? मनी का काम कर रहा है। तो मनी क्या होती है? हर वो चीज जो मनी का काम करती है उसी को क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। हाँ, ये बात है बस कि अगर आप छोटी डेफिनेशन लिखते आओगे तो आपके हो सकता है एग्जाम में नंबर कम मिले। ठीक है जी। तो थोड़ा सा डेफिनेशन को और बढ़ा लेना। क्या करना है इसके अंदर भैया? तो मनी इज व्हाट मनी डज, और आप लिखोगे एंड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज a medium of exchange by the buyer and seller। तो मनी क्या है? मनी हर वो चीज जो पैसे का काम करे और साथ ही एक्सेप्ट की जाए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी अगर आपको कोई चीज एक्सचेंज करनी है उसके लिए भी यूज करी जा सके। सिंपल जी। किसके द्वारा? बायर और सेलर के द्वारा। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे चालू करते हैं। बात आती है, टॉपिक आता है काइंड ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार की होती है? तो स्टार्ट करते हैं। याद है पुराना जमाना? पुराने जमाने में ना हर कोई मनी से ट्रांजेक्शन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में पैसे होते ही नहीं थे। तो हम पहले क्या करते थे, जैसे अगर मेरे को कोई सामान खरीदना है, जैसे मेरे को खाना खरीदना है, तो मेरे को कपड़े बेचने पड़ेंगे सर। कपड़े दूंगा तो मेरे को खाना मिलेगा। या फिर मैं बकरियां गाय भेड़ बेचूंगा तो मेरे को कपड़े मिलेंगे। समझे? यानी कि इस तरीके से लेन देन किया जाता था। एक सामान दो, दूसरे सामान लो, जैसे आप बचपन में करते थे। अगर आपको बड़ी पेंसिल चाहिए तो आप क्या करते थे? आप अपनी खुशबू वाली रबड़ बेचते थे। सिंपल सा, रबड़ दे देते थे, आपको बड़ी पेंसिल मिल जाती थी। सेम इसी तरीके से आप ट्रेड करते थे। और इस ट्रेड को बोलते थे स्टार्टिंग में, पुराने जमाने में, बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे हम? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जहां पे हम वस्तुओं को देते हैं, किस लिए? वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था ना? ठीक। लेकिन फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लग गई, थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिमिटेशंस के अंदर। ठीक है। तो हमने इस मेथड को हटाया। अब उसके बाद हम क्या लेके आए? मनी। अब मनी कैसे आने लगी? यहाँ पे इस टाइम पे आई हमारे पास पत्थर मनी, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टोन मनी। हमने पत्थरों को मनी मानना चालू कर दिया, पैसा मानना चालू कर दिया, मनी के तुल्य मानने लग गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा पुराने जमाने में कि मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कौड़ी समझ रहे हो? कौड़ी, कौड़ी का मतलब क्या होता है? कौड़ी का मतलब होता है सीपियां, छोटी छोटी। जब आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अगर उस सीपी में छेद हो रखा है तो उसको बोलते हैं फूटी कौड़ी, अगर छेद नहीं हो रखा तो उसे बोलते हैं साबुत कौड़ी। फूटी कौड़ी सस्ती आती थी और साबुत कौड़ी थोड़ी महंगी आती थी, लेकिन वो थे पत्थर ही एक तरीके से। सिंपल। चलिए,
तो उसको हम बोलने लगे मनी। तो पत्थर मुद्रा यानी कि स्टोन मनी उस टाइम पे चालू हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पत्थर मनी से वैल्यू अगर आगे बढ़े तो हमने मनी को चेंज किया, क्योंकि पत्थर से कोई भी मनी बना सकता था, तो हमने मनी को चेंज किया। मनी को अब लेके आए हम धातु में, मेटल्स में। अब आ गई हमारे पास कौन सी मनी? मेटल मनी। मेटल मनी। अब मेटल मनी में अलग अलग वैरायटी की हमारे पास मनी आने लग गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो हमारे पास गोल्ड कॉइन्स आए पहले, है ना जी। उसके बाद हमारे पास आए सिल्वर के कॉइन। उसके बाद हमारे पास कौन सी मनी आई? हाँ जी, एलॉय की। बाकी धातुओं को मिक्स करके जो हम क्या बोलते हैं मनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय की मनी। ठीक है जी, सिल्वर। चलिए, ऐसी हमारे पास मेटल मनी आने लग गई। अब जब मेटल मनी हमारे पास से चली गई, उसके बाद हमने और मनी की खोज करी, तो और मनी अब कौन सी लेने गए? उसके बाद अब आ गई हमारे पास पेपर मनी। पेपर मनी। पेपर मनी कागजी मुद्रा जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, ये जो नोट आए हैं इनको पेपर मनी बोलते हैं। सिंपल जी। इसके बाद हमारे पास आजकल आ गई है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी। नोट के बाद क्या है? प्लास्टिक मनी। क्योंकि प्लास्टिक मतलब पेपर मनी में बहुत सारे पेपर वेस्ट हो रहे थे, पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तो इसलिए हम क्या लेके आ गए? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मतलब मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आपको किसी को लाखों रुपए पेमेंट करनी है तो आपको इतने सारे रुपए लेके जाने पड़ते थे, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट था, पेड़ बहुत नुकसान होता था पेड़ों का। ठीक है जी। अब हम क्या लेके आ गए? प्लास्टिक मनी। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको पेमेंट करनी है लाखों रुपए, आप एक बार कार्ड स्वाइप करो, आपने लाखों रुपए पेमेंट कर दी उसमें से। सिंपल सर, इसको बोलते हैं हम क्या? प्लास्टिक मनी। भाई अगर बाहर से सो रहा हो तो मैं माफी चाहूंगा, कुछ है छपरी लोग जो पी 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 करते ही जाते हैं, तो उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको प्लीज इग्नोर किया जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्लास्टिक मनी के बाद हम जो मनी लेके आए उसको बोलते हैं हम ई मनी। ई मनी। ई मनी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मनी, या फिर आप बोल सकते हो ऑनलाइन मनी, या फिर इंटरनेट मनी, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक मनी। ठीक है सर? हाँ जी, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कभी गेम्स खेले, गेम्स में आपने देखा होगा जब भी आप जीतते हो तो आपको कॉइन्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, वही जो कॉइन्स है ना वो कहलाते हैं ई मनी। ई मनी मतलब इलेक्ट्रिक मनी, ऑनलाइन मनी। जो आप यूपीआई यूज करते हो, जो भी आप पेमेंट का मेथड यूज करते हो, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती कैश में, आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं ई मनी। तो इस तरीके से मनी जो है वो इवॉल्व हुई है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवॉल्व हुई। इसके अलावा आज के टाइम पे जो मनी है ना उसको अलग अलग वैरायटीज में भी बांटा गया है, टाइप्स भी अलग अलग है। तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना है नोट करो, मैं इसको मिटाओ के यहाँ पे करवाता हूँ टाइप्स ऑफ मनी। मैं आपको बताऊंगा फैट मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी क्या होती है। ठीक है जी, और ऐसे ही क्या फुल बॉडी मनी क्या होती है, ये सब आपको समझाना है मेरे को। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, शुक्र है। चालू करते हैं सर। तो आपके टॉपिक में अब जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में वो बता रहा हूँ। एक डिफरेंस आ सकता है आपका, बोलेगा एग्जाम में बताओ फैट मनी क्या होता है। ठीक है जी, और बोल सकता है साथ ही में फिड्यूसरी मनी बताओ। फैट मनी और फिड्यूसरी मनी क्या होता है वो समझाइए, सिंपल। अब ये फैट मनी क्या होता है और ये फिड्यूसरी मनी क्या होता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया है, ऐसे पैसे जो गवर्नमेंट छापती है उसे बोलते हैं फैट मनी। और कैसे इशू किया है, अच्छा ये लिख देता हूं, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। तो फैट मनी क्या होती है? फैट मनी ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया है, और वो भी किसके तरीके से? एड ऑर्डर की तरह, एज एन ऑर्डर। ऐसे और इशू किया है कि आपको ऑर्डर दे रखा है कि आपको लेना ही पड़ेगा, आप इस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं फैट मनी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एग्जांपल जानना चाहते हो तो जितने भी नोट हैं आपके पास, जितने भी कॉइन्स हैं आपके पास, आप इन पैसों को लेने में मना नहीं कर सकते। जैसे अगर आप मेरे को पेमेंट करना चाहो तो आप मेरे को नोट में करोगे, कॉइन्स में करोगे, तो मैं मना नहीं कर सकता, मेरे को वो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। हाँ, वहीं पे अगर आपको मेरे को चेक को पेमेंट करनी है, या फिर आप डीडी देना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, आप पेमेंट कहां से करोगे। सिंपल सर। तो इस तरीके से मैं बहाने लगा सकता हूँ, लेकिन अगर आप कैश में या फिर कॉइन्स में पेमेंट करना चाहते हो तो मेरे को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, समझे? मैं मना नहीं कर सकता उस पेमेंट को, तो इसको बोलते हैं क्या? फैट मनी। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी मनी जिसे गवर्नमेंट ने इशू किया है और ऑर्डर की तरह आपको लेना ही पड़ेगा, इस पैसे को मना नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। फिड्यूसरी मनी क्या होती है? फिड्यूसरी मनी ऐसी मनी होती है जो कि इशू की जाती है, इशूड बाय बायर एंड सेलर। कौन इशू करता है? बायर भी और सेलर भी। बायर भी इशू कर सकता है और सेलर भी इशू कर सकता है। और कैसे इशू करते हैं? ये इशू करते हैं ऑर्डर पे, सॉरी रिलेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। सिंपल सर। तो जो अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा, जैसे कि ट्रस्ट के बेसिस पे, अगर आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, तब तो आप पेमेंट ले लोगे। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो पेमेंट नहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चेक, जैसे अगर कोई इंसान मेरे को चेक से पेमेंट करने आया
और मेरे को विश्वास नहीं है कि उसका जो चेक है वो असली है या फिर उसने साइन सही से करे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ सर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेता ही नहीं, या फिर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को कैश में या नोट्स में पेमेंट कर दो, सिंपल सर। तो मैं आराम से उसको मना कर सकता हूँ कि चेक में पेमेंट लेने से, ठीक है जी। लेकिन मेरे को अगर विश्वास है तो मैं आराम से चेक को एक्सेप्ट कर लूंगा। सेम ऐसे ही डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, सेम ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट जितनी भी होती है, ये सब क्या होती है, ये सब फिड्यूसरी मनी होती है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। आगे चालू करते हैं। दो तरह की मनी और होती है, ठीक है सर। एक क्या नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी, एक को बोलते हैं फुल बॉडीड मनी और दूसरी होती है क्रेडिट मनी। अब एक बार रट्टा मार लो इनका, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या होती है। तो फुल बॉडीड मनी क्या है, एक ऐसी मनी जिसकी रियल वैल्यू जो होती है ना वो बराबर होती है उसकी नॉमिनल वैल्यू के, या फिर आप कह सकते हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू के, ठीक है जी। और एक ऐसी मनी जिसकी रियल वैल्यू जो होती है वो कम होती है इससे, मॉनेटरी वैल्यू से, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट मनी। सिंपल सी तरह, बहुत अच्छे। अब ये जो आरबी है, आरबी का मतलब होता है क्या, रियल वैल्यू, और ये जो एमवी है, एमवी का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू। आरबी मतलब रियल वैल्यू और एमवी मतलब मॉनेटरी वैल्यू। रियल वैल्यू का मतलब होता है भाई वास्तविक मूल्य, और एमवी मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मौद्रिक मूल्य। एक सेकंड में थोड़ा सा, हाँ भाई चालू करें, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। आरबी मतलब रियल वैल्यू, एमवी मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है सर, समझिए। रियल वैल्यू मतलब होता है वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, ठीक है जी। और मौद्रिक, इसका मतलब होता है मौद्रिक मूल्य। अब ये वास्तविक मूल्य का मतलब क्या होता है, मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है। कभी आपने देखा है 1 रुपए का सिक्का, आगे 1 रुपया छपा होता है, पीछे किसी शेर का निशान या फिर राजा महाराजा का निशान छपा होता है ना जी। क्या बना रहा हूं मैं भी, हाँ जी। अच्छा पीछे बाल भी लगे ना, चलिए। तो आगे कोई सी 1 रुपया निशान छपा होता है, पीछे किसी क्या बोलते हैं राजा महाराजा का निशान छपा होता है या फिर शेर का निशान छपा होता है कभी। तो आपने देखा हुआ ये जो इस पे छपा हुआ है, जो इस पे लिखा हुआ है, जो इस पे छपा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मौद्रिक मूल्य यानी कि मॉनेटरी वैल्यू, जो इस पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ मिट जाए तब भी ये धातु तो है, ये लोहा तो है, मतलब ये सोना चांदी तो है। और अगर मैं इस सोने चांदी को एक्चुअल में सुनार के पास बेचने जाऊं तो सुनार मेरे को कितने रुपए देगा, वो बोलेगा भैया 1 ही रुपए देगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो धातु लगी है उस धातु का मूल्य यानी वैल्यू भी कितनी है, 1 रुपए है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, फुल बॉडी मनी। ऐसी मनी जिसकी रियल वैल्यू और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू दोनों क्या है, सेम। मेरे को पता है आपको थोड़ा कम समझ में आया है, इसलिए मैं थोड़ा एक ऐसा एग्जांपल लेके चलता हूं जहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जैसे कि क्रेडिट मनी का एग्जांपल। क्रेडिट मनी क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसमें रियल वैल्यू कम है और मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा। जैसे कभी भी आपने नोट देखा है, नोट, हाँ जी, यहाँ पे लिखा होता है 500 रुपए का नोट और यहाँ पे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। सिंपल, चलिए। अच्छा ये जो नोट है, अगर इस पे 500 रुपए ना लिखा हो और मैं इस कागज के टुकड़े को बेचने जाऊं मार्केट में, तो एक कागज का टुकड़ा कितने रुपए में बिकेगा, वो कह रहा भैया बिकेगा ही नहीं, कोई रुपए देगा ही नहीं उसके। हाँ जी, वो 50 पैसे में भी नहीं बिकेगा भाई, यानी कि इस कागज की एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 1 रुपए से भी कम है। समझ में, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू, जो उस कागज की रियल वैल्यू, एक्चुअल में कागज की जो वैल्यू है। सिंपल। अब जब उस पर मोहर मार दी, छाप दिया, तो कितना छाप दिया उस 50 पैसे की वैल्यू पे, 500 रुपए। ये जो उस पर छपा हुआ है इसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो मौद्रिक मुद्रा, सॉरी सॉरी, मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य मतलब जो उस पे छपा हुआ है उसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू, जो उस पे कागज की एक्चुअल वैल्यू है उसे बोलते हैं क्या, रियल वैल्यू। जहां पे जो उस पे छपा हुआ है वो और जो सोना है उसकी एक्चुअल वैल्यू दोनों बराबर है, तब उसको क्या बोलेंगे, फुल बॉडी मनी। चाहे उस पे लिखा हो चाहे उस पे ना लिखा हो 1 रुपए, वो बिकेगा 1 रुपए में, तो उसे क्या बोलेंगे, फुल बॉडी मनी। इसलिए आपने देखा हुआ 1 रुपए का सिक्का होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो उसमें धातु 1 रुपए की बहुत कम लगी होती है। 2 रुपए का सिक्का थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज्यादा धातु लगी होती है। वहीं पे 5 रुपए का सिक्का थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है जी, क्योंकि उसमें ज्यादा और धातु लगी होती है। 10 रुपए का सिक्का और ज्यादा बड़ा होता है, उसमें साइडों में पीतल भी लगा होता है, बीच में क्या बोलते हैं अलॉय भी होते हैं काफी, है ना जी, तो इसलिए उसकी वैल्यू और ज्यादा बड़ी होती है। तो इसी तरीके से धातु के हिसाब से जो होता है वो बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे फुल, इसमें रियल वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू बराबर होती है।
लेकिन यहाँ पे क्रेडिट मनी के अंदर रियल वैल्यू कम होती है, कागज की, और एक्चुअल में उस पर छपा हुआ यानी कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। तो सीधी सीधी बात, अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे जितने भी कॉइन्स हैं वो, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे जितने भी नोट हैं वो। सिंपल। यहीं पे एक समझाना चाहता हूं एक बात, कि जो 1 रुपए का सिक्का होता है ना, या फिर जितने भी सिक्के हैं, इसको इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। वित्त मंत्रालय जो होता है ना, वो इसको इशू करता है 1 रुपए के सिक्के को। लेकिन वहीं पे जो नोट होते हैं जितने भी, उनको इशू किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया भाई। तो ये थी आपके टाइप्स ऑफ मनी, मनी के प्रकार। मनी कितने तरह की होती है, एक होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब होता है गवर्नमेंट, वो पैसा जो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर की तरह इशू कर सकता है, ठीक है, ऑर्डर की तरह इशू कर रखा है कि आपको वो पैसा लेना ही पड़ेगा, जो चलन में पैसा अभी चल रहा है उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। जैसे पुराने जमाने के जितने भी नोट थे, 500 के हो गए, 1000 के हो गए, वो बंद कर दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो लीगल टेंडर से बाहर हो चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं, गवर्नमेंट हटा दिए। अब जो नए चल रहे हैं नोट 100 रुपए के, 500 रुपए के, वो सब क्या है, लीगल टेंडर मनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर रखा है कि बदले में आप 500 रुपए की मुद्रा सामान ले सकते हो। सिंपल है ना। तो लीगल टेंडर मनी मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि इस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो, वो होता है लीगल टेंडर मनी। सिंपल है ना। चलिए आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक आता है अपना फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी के काम क्या है, सिंपल सर। चलिए मनी के काम समझने से पहले हम एक बार समझते हैं मनी का रोल क्या है, मनी क्या रोल प्ले करती है, या फिर लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम की। इतना समझ में आ गया। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम चालू करते हैं दोबारा। हाँ भाई शुरू करते हैं। तो टॉपिक आता है रोल ऑफ मनी। अब मनी का रोल क्या होता है, मनी क्यों लाई गई, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर मेन चीज अगर देखी जाए तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर ड्रॉबैक्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है, मनी को क्यों लाया गया, वो टॉपिक बता दो। सिंपल सर। चलिए तो जो बार्टर सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। बार्टर सिस्टम एक बार फिर बता देता हूं क्या होता है बार्टर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंसान हो जिसमें आप बहुत गरीब इंसान हो, आपके पास केवल क्लॉथ्स है जिसको आप बेच के पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है जी। चलिए, और वहीं पे आपको खाने के लिए, कुछ खाने के लिए क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पे आप कैसे लोगे, आप कपड़े बेचोगे और बदले में क्या ले लोगे, फूड। यानी कि आप ऐसा कोई इंसान ढूंढोगे जो कि अपने पास फूड रखता हो, यानी वो फूड बेचना चाहता है, ठीक है, और वो बाहर से खरीदना क्या चाहता है, वो क्लोथ खरीदना चाहता है। ये आपके पास देने के लिए क्या है उनको बस खाली क्लोथ्स आपके पास। सिंपल ना। तो अब इस सिंपल सी प्रोसेस को हटा के गवर्नमेंट मनी क्यों लेके आ गई, या फिर जो इकोनॉमी है वो मनी क्यों अडॉप्ट कर लेती है, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि ये जो मेथड है ना सर, इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए मनी लाए थे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस, नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कह सकते हो, ठीक है जी। तो यहां पे दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कोई ए इंसान है जो एक्स चीज बेचना चाहता है और वाई चीज खरीदना चाहता है, वहीं पे एक बी इंसान है जो कि एक्स चीज खरीदना चाहता है और वाई चीज बेचना चाहता है, तो बस एक दूसरे से आराम से ट्रेड कर लेंगे। लेकिन मेन दिक्कत क्या आती है, क्या पूरे देश में मान लो मैं अगर सेब बेचना चाहता हूं कपड़ों के बदले में, तो सबसे पहले मेरे को वो इंसान ढूंढने पड़ेंगे जो कपड़े बेचने के लिए तैयार हो। सिंपल। तो पहला तुक्का, पहला कोइंसिडेंस, अगर मान लो कोइंसिडेंस से मेरे को मिल भी गए इतने थोड़े से लोगों के अंदर कि ये लोग जो है वो कपड़े बेचने के लिए तैयार है, तो दूसरा कोइंसिडेंस भी मेरे को लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बदले में मेरे पास देने के लिए क्या है, बस खाली मेरे पास सेब है देने के लिए उन्हें। तो क्या सेब लेना सबके सब एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, कुछ बोलेंगे मेरे को कपड़े चाहिए, कपड़े के बदले में कुछ बोलेंगे मेरे को जूते चाहिए, कुछ बोलेंगे मेरे को चेयर चाहिए, कुछ बोलेंगे अलमारी चाहिए। सिंपल जी। तो हमको दो बार कोइंसिडेंस लगाना पड़ता था, दो बार तुक्के लगाने पड़ते थे किसी भी प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए। तो इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट को हटाया, हम क्या लेके आ गए, मनी। मनी का मतलब क्या हो गया, अब जब पैसा आ चुका है तो हम किसी को भी सामान बेच देंगे, उनसे बदले में क्या लेंगे, पैसा। और किसी को भी सामान खरीदने के लिए बदले में क्या दे देंगे, पैसा। सिंपल। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ यूनिट। हमें किसी भी यूनिट की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता थी। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब एक फिक्स प्राइस नहीं पता था। पहले पुराने जमाने में लोग गर्ज के हिसाब से जो थे ना वो सामान बेचा करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी मान लेते हैं कि बीमार हैं, तो मेरे को दवाइयां चाहिए और वो कुछ ज्यादा ही हालत में बीमार है, अगर तो मेरे को ज्यादा जल्दी है दवाइयों के लिए,
तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, तो ऐसे केस में एक छोटी सी पैरासीटामोल के बदले में डॉक्टर जो है वो बहुत सारी चीजें मांग सकता है, जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा सकता है, बोल सकता है कि बहुत महंगी है, मैं तभी दूंगा जब आप मेरे को इतनी सारी चीजें दोगे। सिंपल, क्योंकि मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी दवाइयों की, तो मेरे को अपनी जायदाद जमीनें जो है सब बेचनी पड़ जाएगी उस प्रोडक्ट के लिए। और वहीं पे जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है वो सस्ते में भी प्राप्त कर सकता है। तो किसी भी चीज का एक फिक्स प्राइस नहीं था, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। सिंपल, कि एक प्रोडक्ट के बदले में मैं क्या दूंगा, मैं सेब दूंगा, अनार दूंगा, चश्मा दूंगा, क्या दूंगा, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो इसलिए हम क्या लेके आए थे, हम लेके आए थे मनी, रुपीज। सिंपल, या फिर आप डॉलर वॉलर की भी कह सकते हो। हम मनी लेके आए जिससे हमें हर प्रोडक्ट की जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू का पता चल गया कि इसका प्राइस इतना है तो मैं इतना ही पे करूंगा, इससे ज्यादा पे नहीं करना। आगे चलते हैं। और दूसरी अगली प्रॉब्लम कौन सी है, तीसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जो हमको दिक्कत हुई थी, वो क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्योंकि पुराने जमाने में रुपए नहीं चलते थे, इसलिए हमें जो वैल्यू थी वो स्टोर करनी थी, अपनी संपत्ति को स्टोर करना था। तो उस जमाने में स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता था, वो स्टोर करते थे फल फ्रूट सब्जियां, या फिर क्या बोलते हैं अनाज हो गया कोई भी, या फिर हाथी घोड़े, ये सब चीजों का स्टोरेज करते थे, यहां से अपनी संपत्ति कलेक्ट करते थे। अब जाहिर सी बात है ये चीजें जो होती है ना, खराब होती है, पेरिशेबल गुड्स होती है, खराब हो जाती हैं, है ना जी। तो हम इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और क्या लेके आ गए हम इसकी जगह, हम लेके आ गए मनी। मनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि मनी जो होती है वो नॉन पेरिशेबल गुड्स है, वो खराब नहीं होती, इसलिए हम आराम से किसी भी चीज को मनी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को मनी की फॉर्म में आराम से स्टोर कर पाएंगे। सिंपल जी। चलिए अगला पॉइंट आता है, चौथा, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। अगर मेरे को किसी चीज की पेमेंट करनी है, भुगतान करनी है, तो पुराने जमाने में मनी की फॉर्म में हमारे पास हाथी घोड़े ये सब चीजें होते थे, या फिर अनाज होता था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने के लिए मेरे को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती थी। जैसे मान लो 10 किलो अनाज पहुंचाना है, तो मैं पीठ पे बोरी में कट्टी में बांध के खुद लेके जाऊंगा, तब मैं पहुंचा पाऊंगा वहां पे। सिंपल। वहीं पे आज के टाइम में मनी आ चुकी है, मेरे को 10,000 रुपए पहुंचाने, तो मैं जेब में डाल के ले सकता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं होगा। सिंपल। तो पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा पेमेंट करने में दिक्कत आती थी, इसी वजह से हम इजिली करने के लिए इस मेथड को क्या लेके आए थे, मनी लेके आए थे। तो ये सब दिक्कतें थी, ये सब लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। या फिर आप कह सकते हो मनी ने ये रोल इंपॉर्टेंस जो था वो बनाया था, किसके लिए, आराम से पेमेंट करने के लिए। सिंपल इतना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार। लास्ट क्वेश्चन, और आपका पूरा चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो खत्म करते हैं। टॉपिक का नाम आता है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कार्य क्या है, मनी क्या काम करती है, तो बताता हूं। मनी जो होती है ना, उसके दो काम होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम्स में। मनी के दो काम होते हैं, पहला जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, ठीक है जी, जिस मेन काम के लिए मनी को लेके आए थे उसको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन। दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब होता है मनी, हम मनी लेके आए जिस काम के लिए, वो प्राइमरी फंक्शन। मनी आने के बाद पता चला ओ शिट, इससे तो ये वाले काम भी हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फायदा मिल गया मनी को लाने से, तो वो सब आ गए सेकेंडरी फंक्शन में। सिंपल इतना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूं तो, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, मनी को हम लेके क्यों आए थे अपनी इकोनॉमी के अंदर, हम लेके आए थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए। हम लेके आए थे ताकि वो एक माध्यम बन सके विनिमय का, यानी हम लेन देन करना चाहते हैं, मनी लाने से इजी हो जाएगा, इसलिए हम मनी को लेके आए। सिंपल, पहला फंक्शन ये। दूसरा, स्टैंडर्ड वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट की हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल जाए कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, या फिर एक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इसलिए हम क्या लेके आए थे, मनी को। इन दो मेन कामों के लिए हम मनी को लेके आए थे। लेकिन जब मनी आ गई उसके बाद हमें पता चला ओ भाव, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, और भी फायदे हैं। तो जो एक्स्ट्रा फायदे बने, वो एक्स्ट्रा जो फंक्शन बने, वो आ गए सेकेंडरी फंक्शन में। जैसे कि एक्स्ट्रा फायदे क्या मिले हमको, हमको पता चला वाओ, इस प्रोडक्ट को यानी कि मनी को तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये पॉइंट बन जाता है सेकेंडरी फंक्शन का। मनी हम लेके तो आए थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड यूनिट के लिए बस खाली, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि जो पहले प्रॉब्लम थी स्टोर करने की, अब हम मनी को स्टोर भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मनी तो खराब होती नहीं है। तो ये बन गया आपके लिए कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन। दूसरा फायदा, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, यानी जो पेमेंट है हम उसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले पेमेंट ट्रांसफर करने में बहुत मुश्किल आती थी, मनी ने उसको इजी कर दिया। तो मनी का कौन सा फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन। हम मनी इन कामों के लिए लेके आए थे मेन, बाद में पता चला मनी को ट्रांसफर करना भी इजी होता है। सिंपल सर। चलिए तीसरा और आखिरी काम, फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट या फिर डेफर्ड पेमेंट भी कह सकते हो आप। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, अगर मैं किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना चाहता हूं तो मैं इन्हें इजी हो गया देना।
क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं किसी को फ्यूचर में पेमेंट करने वाला होता, जैसे मैं अब किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना चाहता हूँ, कोई 10 साल बाद आके मेरे से पैसे मांगेगा, ठीक है? जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को ना फल फ्रूट दे दिए, वो कहने लगे भैया मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, आप ये फल फ्रूट रख लो, मैं 2-3 साल बाद घूम करके आऊंगा, तो मेरे को ये फल फ्रूट वापस दे देना। अब सोचिए अगर मैं फल फ्रूट अपने पास रखता 2-3 साल में तो फल फ्रूट खराब हो जाते हैं, सिंपल। तो मैं उसको वापस कैसे दे पाऊंगा वो प्रोडक्ट, सिंपल। अब मनी ने क्या कर दिया, मनी को क्योंकि स्टोर करना इजी है, तो अगर मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करनी हो तो मैं आराम से उसको फ्यूचर में पेमेंट कर सकता हूं, क्योंकि मनी ने स्टोर करने की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया है, सिंपल सर। तो ये बन गए मनी के फंक्शन, कुछ प्राइमरी फंक्शन और कुछ सेकेंडरी। कोई दिक्कत तो नहीं, प्राइमरी फंक्शन बस 2 है, सेकेंडरी फंक्शन आपके लिए 3 है। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई, सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है, ठीक है जी। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। अच्छा करना चाह रहे हो, मर्जी है आपकी। अच्छा भाई, हाँ एक चीज और, मेन चीज, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लेना, बाद में बोल लो फिर।